Hello everyone, I am Dr. Gunjan and welcome back to my channel Planet Homeopathy. In our Organon series of Stuart Claus, today we are going to continue the lecture number 6, that is Life, Health and Disease. So let's start the topic. आगे स्टुअर्ट क्लॉस ने नेचर ऑफ डिजीज को एक्सप्लेन किया है विद होम्योपैथिक अंडरस्टैंडिंग्स कि डिजीज को तो उन्होंने बताया, उसके साथ साथ हम होम्योपैथी से उसको कैसे रिलेट कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले उन्होंने इसके अंदर बताया है थ्योरी ऑफ डिजीज। तो यहाँ पर हमें एक चीज क्लियर करनी है कि होम्योपैथी में हम कभी भी थ्योरी ऑफ डिजीज को नहीं पढ़ते हैं। होम्योपैथी ने हमेशा थ्योरी ऑफ क्योर को एक्सप्लेन किया है, क्योंकि होम्योपैथी डिजीज वर्ड को बिलीव ही नहीं करती है। होम्योपैथी के अकॉर्डिंग हम अभी तक जानते हैं कि सारी चीजें सिम्टोमेटिकली होती हैं। डिजीज हमने नाम दिया है, एक्चुअल में वो क्या है, मैनिफेस्टेशन है। ग्रुप ऑफ सिम्टम्स को ही हमने डिजीज का नाम दे दिया। तो हमें किस पे काम करना है, सिम्टम्स पे काम करना है। हमें किस पे काम करना है, कॉज पे काम करना है। अगर हमने कॉज को ही रिमूव कर दिया, सारे साइन एंड सिम्टम्स हट जाएंगे, मतलब डिजीज पूरी तरीके से क्योर हो जाएगी। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में उन्होंने डिजीज के इंट्रोडक्शन में ये बताया है कि हमें डिजीज नाम पर वर्क नहीं करना है, केवल सिम्टम्स को रिमूव नहीं करना है, पेशेंट को होल ट्रीटमेंट देना है एज अ होल, क्योंकि बॉडी वाइटल फोर्स एक है। तो अगर कोई एक्सटर्नल फैक्टर आया भी है, फॉर एन एग्जाम्पल बाहर का वेदर चेंज होना या बारिश में भीग जाना, तो उसमें कोई एक पार्ट अफेक्ट नहीं हुआ है, पूरा वाइटल फोर्स अफेक्ट हुआ है। अगर ठंडी हवा का एक्सपोजर हुआ है तो केवल एक पार्ट पर नहीं, पूरे बॉडी पर एक्सपोज हुआ है, तो पूरा वाइटल फोर्स उससे अफेक्ट हुआ है। भले ही उसके कारण हेडेक हो रहा है, बट एक्सपोज तो पूरा वाइटल फोर्स हुआ है। तो हमें ट्रीटमेंट भी सिर्फ उसे हेडेक के लिए नहीं देना, उसकी पूरी बॉडी के लिए देना है, कि कहीं पर माइनर से माइनर भी अगर उसमें स्लाइटेस्ट रीअरेंजमेंट है तो वो भी सब ठीक हो सके। तो डिजीज के इंट्रोडक्शन में हमें कितनी बातें ध्यान रखनी, सबसे पहली कि जो डिजीज है उसके नाम से हमें नहीं देखना है। यहाँ पर थ्योरी ऑफ डिजीज को एक्सप्लेन नहीं किया गया है, थ्योरी ऑफ क्योर को एक्सप्लेन किया गया है। सेकेंड थिंग कि डिजीज जो है वो कुछ नहीं होती है, दैट इज अ ग्रुप ऑफ साइन एंड सिम्टम्स। और साइन और सिम्टम्स क्या है, किसी एक्सटर्नल कॉज के कारण हमारे अंदर मैनिफेस्टेशंस आए हैं, साइन एंड सिम्टम्स। सेकेंड थर्ड थिंग कि हमें पेशेंट को एज अ होल ट्रीटमेंट देना है, क्योंकि वाइटल फोर्स एक है, वाइटल फोर्स पूरी बॉडी में है, तो ट्रीटमेंट भी हम पूरी बॉडी को देंगे। एंड द लास्ट थिंग कि हमें सिर्फ सिम्टम्स हटाने पर फोकस नहीं करना है, हमें मेन कॉज हटाने पर फोकस करना है, क्योंकि अगर कॉज ही हट जाएगा तो ऊपर के जो सिम्टम्स है वो सारे भी ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएंगे। क्योंकि अगर हमने सिर्फ एक बार ये सिम्टम्स हटा दिए बट वो कॉज परसिस्ट कर रहा है, तो ये सिम्टम्स तो हट गए, बट क्योंकि ये परसिस्ट कर रहा है तो ये थोड़ा टाइम बाद जैसे ही इसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी ये ग्रो हो जाएगा। तो इसलिए हमें इसी को हटा देंगे। अगर जब हमने इस कॉज को ही हटा दिया तो साइन सिम्टम्स बार बार नहीं आ पाएंगे और पेशेंट को क्योर मिलेगा। इसी डिजीज कंडीशन के अंदर उन्होंने एक बात ये भी कही है कि जो ऑर्गेनिक चेंजेस हैं, जो टिश्यू चेंजेस आ रहे हैं, जैसे ट्यूमर का फॉर्मेशन, अल्सर का फॉर्मेशन, ये सारी डिजीज कंडीशन नहीं है। ये डिजीज एक बहुत एडवांस लेवल तक बॉडी में ग्रो हो चुकी है, उसके कारण ये उसका मैनिफेस्टेशन है। ट्यूमर और अल्सर्स क्या है, सिर्फ एक रिजल्ट है, सिर्फ एक प्रोडक्ट है डिजीज का, वो एक्चुअल में डिजीज नहीं है। अगर किसी बीमारी को पहले रोका नहीं गया है, किसी मियास्मेटिक कंडीशन को हमने उसे ग्रो होने से पहले उसे रोका नहीं गया है, उसे कोई ट्रीटमेंट नहीं मिला है, तो वो फर्दर डेवलप करते जाएगा करते जाएगा करते जाएगा। सबसे पहले तो फंक्शनल डिस्टर्बेंस ही होंगे। हमारी बॉडी हमें साइन देती है, बॉडी खुद हमें बताती है कि किस चीज की रिक्वायरमेंट है, बस हमें वो पकड़ना आना चाहिए। वो ये सारे साइंस ही होती है जो हमें गाइड करते हैं कि बॉडी को किस चीज की रिक्वायरमेंट है, किसका एक्सेस हो रहा है, क्या करना है क्या नहीं करना है। बॉडी ये सारी चीजें साइंस के थ्रू हमें एक्सप्लेन करती है। तो सबसे पहले फंक्शनल डिस्टर्बेंसेस होंगे। अगर हम फंक्शनल लेवल के डिस्टर्बेंसेस वाले लेवल पर कंसर्न नहीं लेते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते हैं, तो वो और डीपर प्लेन पे चले जाएगा। उस लेवल पर भी हमने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि बॉडी को तो डिस्कम्फर्ट हो रहा है, बट हम क्या कर रहे हैं, जस्ट लेट इट गो लेट इट गो लेट इट गो, और हमने उसे भी जाने दिया। फिर उसके बाद क्या होगा, वो टिश्यू तक आ जाएगा और फिर जाके हमें दिखाई देगी ओवरग्रोथ होना, जैसे हमने टिश्यू ट्यूमर का फॉर्म दे दिया। अगर वही फंक्शनल डिस्टर्बेंसेस कंटिन्यूअसली बने रहे, जैसे अगर जीआईटी की बात करें, एसिडिटी होती रह रही है होती रही है होती रही, तो उस एसिडिटी के कारण क्या हुआ, पहले तो हार्ट बर्न केवल एक सिम्टम था, स्टमक एक केवल एक सिम्टम था, इरेक्टेशन एक केवल सिम्टम थे। अब क्या होगा, वो म्यूकस मेम्ब्रेन रप्चर होने लगती, तो वहां पे क्या बन गए, अल्सर्स बन गए। तो ये अल्सर क्या है, आखिरी में आकर उसका एंड प्रोडक्ट है। स्टार्टिंग तो उसने दी थी इतने सारे सिम्टम्स के थ्रू, पर हमने उस पर वर्क नहीं किया। तो इसीलिए जितनी जो बड़ी बड़ी चीजें होती हैं, ट्यूमर, अल्सर, अब यही जो अल्सर है, अगर इसको अभी भी ट्रीट नहीं करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कैंसर का फॉर्म ले लेगा। तो ये उन्होंने ये भी बताया कि ट्यूमर और अल्सर जैसी चीजें क्या होती हैं,
बाय प्रोडक्ट्स होते हैं, रिजल्ट होते हैं किसके, फंक्शनल डिस्टर्बेंसेस। स्टुअर्ट क्लॉस ने आगे इनमें डॉक्टर हैनीमैन की व्यूज और जो मॉडर्न डिस्कवरीज हो रही है उनको थोड़ा कंपेयर करके बताया। तो यहाँ पर एक कॉमन एग्जांपल आया है डॉक्टर कोच का, जो कि बहुत बड़े पैथोलॉजिस्ट रहे हैं। उनका कॉलेरा का एग्जांपल यहाँ पर आया है कि कॉलेरा जो है, डॉक्टर कोच ने ये डिस्कवर किया था कि जो कॉलेरा है, कि कॉलेरा सबसे पहले बस केवल सिम्टोमेटिक ही था, पता तो था नहीं कि ये कॉलेरा एक बैक्टीरिया के कारण होता है। उसमें वॉमिटिंग, डायरिया, एकदम राइस वाटर स्टूल जैसी चीजें हो रही हैं। तो उन्होंने उस पेशेंट के इंटेस्टाइन में से, गट में से मटेरियल निकाला और उसको देखा। तो उनको क्या दिखाई दिया कि उस जिस भी पेशेंट को कॉलेरा हो रहा है, उस पेशेंट के इंटेस्टाइन में उनको एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिला जिसको हम बैक्टीरिया बोलते हैं। वो रॉड शेप का था, कॉमा शेप का था, एकदम स्पाइरल था। उन्होंने उस ये बोला कि ये ही वो रीजन है जिसके कारण कॉलेरा हो रहा है, ये कॉलेरा का मेन कॉज है। फिर उन्होंने आगे चल के उसको नाम दे दिया विब्रियो कॉलेरी। बट हैनीमन उनके बहुत पहले ही ये चीज बोल चुके थे कि किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण ये हो रहा है। बट हैनीमन का मेन कंसर्न क्या था कि वो मटेरियलिस्टिक नहीं है, क्योंकि ऐसे कॉलेरा का जो बैक्टीरिया है उसको अगर एक्सपोज कर दे तो वो बहुत सारे लोगों में हो जाएगा। बट हर किसी के अंदर उसके सिम्टम्स आएंगे जरूरी नहीं है। तो ये किसकी बात आती है, हर किसी की ससेप्टेबिलिटी की बात आती है। डॉक्टर हैनीमन इस पर ज्यादा फोकस कर रहे थे। तो अगेन जब यहाँ पर डॉक्टर कोच को पता चला कि एक बैक्टीरिया है जिसके कारण कॉलेरा हो रहा है, तो उन्होंने क्या किया, इसके अंदर और एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करना स्टार्ट करें। तो डॉक्टर कोच की इस थ्योरी को उन्होंने नाम दिया जर्म सेल थ्योरी, कि जर्म है जिसके कारण डिजीज प्रोड्यूस हो रही है। और उनका ये मानना था कि अगर हम इस जर्म को ही किल कर दें तो अपने आप डिजीज ठीक हो जाएगी। बट हमें जर्म्स को तो मारना है, बट ह्यूमन बॉडी को हार्म नहीं होना चाहिए। तो ये थोड़ा उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट टास्क हो गया उस एरा में। डॉक्टर कोच की इस डिस्कवरी के बाद पेटनकॉफ, एक पेटनकॉफ साइंटिस्ट है, वो आए। उन्होंने क्या किया, पूरा एक स्पून ली जिसमें फुल ऑफ बैक्टीरिया के जो बेसिलाए थे सारे, उसको पूरा उन्होंने इनगल्फ कर लिया। और उन्होंने देखा कि उनके अंदर कोई साइन एंड सिम्टम्स नहीं आए। तो फिर उन्होंने भी यही चीज बताई कि हाँ, पेशेंट की जो ससेप्टिबिलिटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, कि हर किसी को जरूरी नहीं है जो बैक्टीरिया के एक्सपोजर में आया है उसके अंदर साइन एंड सिम्टम्स आ जाएंगे। मतलब केवल बैक्टीरिया इज नॉट द कॉज ऑफ डिजीज, पेशेंट की ससेप्टिबिलिटी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। यहाँ पर उन्होंने हैनीमन की व्यूज को मैच करना स्टार्ट किया मॉडर्न थ्योरी ने। फिर उसके बाद आगे चल के आते हैं मेटनकॉफ, जो कि पेरिस में थे। उन्होंने अपने स्टूडेंट्स के साथ में इस एक्सपेरिमेंट को फिर से परफॉर्म किया। तो ये पूरा ग्रुप था कि वो मेटनकॉफ एंड उनके कुछ स्टूडेंट्स थे। उन सभी लोगों ने बैक्टीरिया को इनकल्फ किया। उनमें से किसी की डेथ हो गई, किसी को कुछ नहीं हुआ, किसी को थोड़े बहुत सिम्टम्स आए। बट क्योंकि डेथ तक हो गई तो उसके बाद इस एक्सपेरिमेंट्स को क्लोज कर दिया गया एंड फाइनली इसके ऊपर एक कंक्लूजन दे दिया गया कि यस, बैक्टीरिया के कारण तो ये होता है, बैक्टीरिया ही है जो कैपेबल है इस तरह के सिम्टम्स प्रोड्यूस करने के, कॉलेरा जैसे। बट पेशेंट की ससेप्टेबिलिटी इज ऑल्सो इक्विवेलेंट इंपॉर्टेंट। अगर पेशेंट ससेप्टेबल नहीं है तो उसमें सिम्टम्स ही नहीं आएंगे। अगर उसकी गट हेल्दी है, उसको फेवरेबल कंडीशंस ही नहीं मिल रही हैं, तो भले ही उसने स्पून ऑफ बैक्टीरिया ले लिया हो बट स्टिल उसके अंदर कोई सिम्टम्स नहीं आएंगे। तो यहाँ पर डॉक्टर स्टुअर्ट क्लॉस ने ये कंपेयर करके बताया कि इवन मॉडर्न साइंस ने डॉक्टर हैनीमन के व्यूज को एक्सेप्ट करा है धीरे धीरे। आगे स्टुअर्ट क्लॉस ने इसमें फिर से वही एक बात बताई है कि जो डिजीज है वो एक डायनेमिक लेवल पर है। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही समझा था कि जब वाइटल फोर्स जैसे हम देख नहीं सकते वो डायनेमिक है, तो उसे डिस्टर्ब करने वाला जो एजेंट है वो भी क्या होना चाहिए, डायनेमिक। मतलब डिजीज भी क्या है, डायनेमिक प्लेन पर है जिसे हम देख नहीं सकते और हम क्या बोलते हैं, उसे मियाज्म कहते हैं। अब इन्होंने यही बताया कि अगर डिजीज एक डायनेमिक लेवल है, जब वाइटल फोर्स डायनेमिक है तो डिजीज भी डायनेमिक लेवल पर हो गई। सोरासिफिलिस साइकोसिस को हम देख नहीं सकते, मियास्मेटिक चीजों को हम देख नहीं सकते, बट उनके इफेक्ट्स हमारी बॉडी में दिख रहे हैं। तो जब वो सब चीजें डायनेमिक लेवल पर है तो क्योर भी डायनेमिक लेवल पर होना चाहिए। मतलब मेडिसिन जो हम दे रहे हैं, फिर वो भी मटेरियल नहीं होना चाहिए, डायनेमिक लेवल पर होना चाहिए। इसीलिए हम उसको इतनी पोटेंटाइज कर देते हैं कि उसकी क्वालिटी बढ़ जाती है, क्वांटिटी कम होती जाती है। तो उस लेवल पर हम इसे ट्रीटमेंट देंगे तो बहुत जल्दी क्योर हो जाएगा। और इन्होंने यहाँ पे क्योर पे इम्फेसाइज किया है, नॉट पेलिएशन, नो सपरेशन। ना सपरेट करना है किसी चीज को, ना ही पेलिएट करना है कि बस अभी के लिए उसके सिम्टम्स रिलीफ हो जाए और ठीक है, कॉज परसिस्ट कर रहा है, उसके अंदर सिम्टम्स परसिस्ट करे, नो, ये नहीं करना है। सपरेशन बिल्कुल नहीं करना है कि अभी हाँ स्किन के ऊपर कंप्लेंट्स थी, हमने उसको एक्सटर्नल एप्लीकेशन लगा के उसे कहीं डीपर लेवल पे पहुंचा दिया, ये भी नहीं करना है। हमें क्योर दिलाना था। क्योर के लिए हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था, कॉज। कॉज बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उन्होंने फिर से इसी बात के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा गौर दिया है कि कॉज को अगर रिमूव कर देंगे
तो ऑटोमेटिकली सारे साइन एंड सिम्टम्स रिमूव हो जाएंगे। आगे चल के उन्होंने बताया कि हम इस ट्रीटमेंट में गलती क्या क्या करते हैं। गलती ये करते हैं कि मान लीजिए ये जो डिजीज एक बहुत लंबे समय से चली आ रही है, एक क्रॉनिक डिजीज का ये फॉर्म है जिसमें ट्यूमर और अल्सर का हमने एग्जाम्पल देखा था। अब इसी कंडीशन में अगर जो ट्यूमर वाली कंडीशन है, हम जानते हैं कि जो ट्यूमर है वो डिजीज नहीं है, वो डिजीज का प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर दो उन्होंने कंडीशन बताई है कि एक कंडीशन तो ये हो गई कि हमने जो मेन कॉज है उसको हटा दिया, बट स्टिल कहीं ना कहीं ओवर ग्रोथ प्रेजेंट है, तो हम उसे सर्जरी से हम उसे हटा सकते हैं। नेक्स्ट कंडीशन उन्होंने ये बताई है कि ट्यूमर को सिर्फ डायरेक्टली सुपरफिशियली आपने सर्जरी से हटा दिया बट कॉज को रिमूव नहीं किया। तो जब आपने कॉज को रिमूव नहीं किया है तो ट्यूमर का फिर से रीग्रोथ होना पॉसिबल है। यहाँ पर अगेन उन्होंने बताया कि हमें इसको मिसअंडरस्टैंड नहीं करना है कि अगर ट्यूमर है तो बस उसे ऊपर से हटा दिया और बात खत्म, क्योंकि मॉडर्न मेडिसिन यही कहती है कि जो बाहर से दिख रहा है उसे हटा दो, जो डिजीज्ड पार्ट है उसको अगर हम एम्प्यूटेट कर देंगे तो वो पेशेंट क्योर हो जाएगा। बट नहीं, कॉज अगर परसिस्ट कर रहा है तो वो फिर से हो सकते हैं। रीनल स्टोन क्यों बार बार हो जाते हैं, ट्यूमर का फॉर्मेशन क्यों बार बार हो जाता है, क्योंकि बॉडी के अंदर वो कॉज कहीं ना कहीं प्रेजेंट है, वो टेंडेंसी कहीं ना कहीं प्रेजेंट है और हमें उसी टेंडेंसी को, उसी कॉज को हटाना है। और होम्योपैथी में हम उसी कॉज को, उसी टेंडेंसी के ऊपर वर्क करते हैं, उसी डायनेमिक लेवल पर वर्क करते हैं ताकि वो फिर से अपीयर ना हो। तो यहाँ पर स्टुअर्ट लॉस ने ये दो चीजें और बताई हैं। फिर और आगे इसमें बढ़ते हैं चैप्टर में। उन्होंने यहाँ पर सर्जरी के बारे में भी थोड़ी बातें बताई हैं कि जहां पर कंडीशन लाइफ थ्रेटनिंग हो जाएगी तो उस कंडीशन में हमें सर्जरी करना ही पड़ेगी, जैसे ट्यूमर का फॉर्मेशन हो गया। अब अगर ट्यूमर कोई ऐसी जगह है जहां पर वो बहुत ज्यादा साइन एंड सिम्टम्स प्रोड्यूस कर रहा है हमारी बॉडी में, जो वाइटल फंक्शंस है उन्हें हैम्पर कर रहा है, तो उस कंडीशन में सर्जरी करके सबसे पहले उस ट्यूमर को हटाना ही पड़ेगा, देन हम उसके कॉज और उसकी बाकी चीजों के ऊपर वर्क करेंगे। बट यहाँ पर होम्योपैथी का ये रोल है कि हम प्री ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव अगर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के साथ सर्जरीज को परफॉर्म करें, अगर प्री ऑपरेटिव हम उसको प्रॉपर मैनेजमेंट दे रहे हैं, पोस्ट ऑपरेटिव अगर हम उसे होम्योपैथिक मैनेजमेंट दे रहे हैं, तो यहाँ पर उसकी हीलिंग बहुत जल्दी होगी, क्योर बहुत जल्दी होगा, हमें सारा केस समझ में आ जाएगा और इसमें कॉम्प्लिकेशंस बिल्कुल भी नहीं होंगी, क्योंकि पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस होना बहुत कॉमन है, सेप्टिसीमिया, सेप्टिक कंडीशंस बहुत ज्यादा कॉमन है। देन उन्होंने इंडिविजुअल की ससेप्टिबिलिटी के ऊपर इंपॉर्टेंस दिया है, अगेन वही वाले एग्जाम्पल को लेके कि भले ही बैक्टीरिया है, भले ही वायरस है जो कॉज कर रहा है डिजीज को, बट इंडिविजुअल की एक ससेप्टिबिलिटी भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर वो ससेप्टेबल नहीं है तो कोई भी वायरस हो, कोई भी बैक्टीरिया हो, वो हमारी बॉडी में साइन एंड सिम्टम्स प्रोड्यूस नहीं कर सकते, क्योंकि वाइटल फोर्स उतना स्ट्रांग है। पर जिसका वाइटल फोर्स वीक है तो उसके अंदर वो जो बाहर का एक्सटर्नल एजेंट है वो आएगा और वो उसको दबा देगा, वाइटल फोर्स को वो सब दबा देगा, और वो अपने सारे साइन एंड सिम्टम्स को हमारी बॉडी में रिप्रेजेंट करेगा। हम सबसे बेस्ट एग्जाम्पल कोरोना का जानते हैं। कोरोना आया था, पूरे वर्ल्ड में था, बट हर किसी को कोरोना नहीं हुआ। कोरोना तो पूरे एटमॉस्फेयर में था, वो वायरस रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस था कि पूरे एयर में था, बट हर किसी के अंदर वो कोरोना वायरस नहीं हुआ, क्योंकि अगेन बात आ जाती है ससेप्टिबिलिटी की। फिर उन्होंने क्योर के बारे में बताया कि जो क्योर है वो कैसा होना चाहिए। अगेन हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर के 4 जो हमने पॉइंट्स पढ़े, सबसे पहला है कि इनवर्ड से आउटवर्ड होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन से लीस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन पे होना चाहिए, टॉप टू बॉटम होना चाहिए और रिवर्स ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस होना चाहिए। ये सारे उन्होंने क्योर के बारे में बता दिए। एट लास्ट उन्होंने बताया है कि सप्रेशन, हमें किसी भी डिजीज को सप्रेस नहीं करना है, क्योंकि अगर हमने सप्रेस कर दिया तो उससे कितना ज्यादा हम एक पेशेंट को डेंजर में डाल रहे हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल किसी को स्किन कंप्लेंट से, जो कि अभी लेस इंपॉर्टेंट ऑर्गन पर है, उसने यहाँ पे ट्रीटमेंट क्या लिया, स्टेरॉइडल ट्रीटमेंट लिया, स्टेरॉइड्स ने क्या किया, उसको यहाँ से हटा दिया और डीपर लेवल पे पहुंचा दिया। अब वो और डीपर लेवल पे जाते जाएगा, मतलब हमारे वाइटल ऑर्गन्स को उसने अफेक्ट कर लिया। हो सकता है वो किडनी पर जाके शिफ्ट हो जाए, हो सकता है वो लंग्स पर आकर शिफ्ट हो जाए। तो ये क्या मेन ऑर्गन्स है हमारे। अब अगर इनके अंदर कोई अफेक्शन आ गया है तो सारे बॉडी के फंक्शंस कैसे परफॉर्म होंगे, और अगर ये ज्यादा लेवल पे पहुंच गया तो ये तो मेन ऑर्गन से, अगर इनको कुछ हो गया तो पेशेंट जी कैसे पाएगा। तो यहाँ पर उसकी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन भी बन सकती है। एट लास्ट इस पूरे चैप्टर का स्टुअर्ट लॉस ने जो कंक्लूजन दिया है वो यही है कि जो डिजीज है वो डिस्टर्बेंस ऑफ वाइटल फोर्स के कारण जितने भी मैनिफेस्टेशंस हमारी बॉडी में होते हैं उन्हीं को हम डिजीज कहते हैं। हमें कॉज पर वर्क करना है ताकि हम प्रॉपरली क्योर दे सके पेशेंट को। उसके अलावा होम्योपैथी में हम होलिस्टिक ट्रीटमेंट देते हैं, पेशेंट को ऐसा होल ट्रीट करते हैं। मॉडर्न साइंस भी धीरे धीरे हैनीमैन के आइडियाज को एक्सेप्ट करने लगी है और
एक ट्रू हीलिंग तभी पॉसिबल है जब हम इस डीअरेंज्ड वाइटल फोर्स को रीस्टोर करेंगे। जब वाइटल फोर्स रीस्टोर हो जाएगा तभी एक प्रॉपरली क्योर हो पाएगा। और सबसे आखिरी में स्टुअर्ट क्लॉस ने होम्योपैथी को क्योर के साथ में बताया कि होम्योपैथी में अभी तक हमने देखा है सारी डिजीज कैसे होती है, उनको क्योर किस तरह से किया जा रहा है, बट होम्योपैथी में हमें क्योर कैसे देना चाहिए। तो क्योर की डेफिनेशन ही है कि जहां पर हमें परमानेंट रीस्टोर करना है उस डिस्टर्ब्ड वाइटल फोर्स को। जब वो परमानेंटली रीस्टोर हो जाएगा, टोटल एनहिलेशन हो जाएगा सारे साइन एंड सिम्टम्स का। एनहिलेशन मतलब रिमूवल हो जाएगा जितने भी बॉडी में साइन एंड सिम्टम्स है। और ये सब किसे होना चाहिए? सिंपल वे में होना चाहिए, हार्मलेस वे में होना चाहिए, रैपिड होना चाहिए, मतलब जल्दी होना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि उसको क्योर दिलाने में बहुत टाइम लग रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये एक फिक्स्ड प्रिंसिपल के थ्रू होना चाहिए, अदरवाइज वो रिकवरी में कंसीडर होगा अगर हम रैंडमली कोई भी ट्रीटमेंट दे रहे हैं। तो ये क्योर होता है। अब क्योर भी जल्दी होना चाहिए, सिंपल वे में होना चाहिए, और बिल्कुल सारे सिम्टम्स उसके हट जाना चाहिए। यहाँ पे सप्रेशन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो पेशेंट की लाइफ को थ्रेटन भी कर सकता है। हमें स्टेरॉइडल का ट्रीटमेंट, एक्सटर्नल एप्लीकेशन, इन चीजों के ऊपर इतना ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। और हमेशा क्योर जो होना चाहिए, उसके 4 प्रिंसिपल्स हमें याद रखना है। इनवर्ट से आउटवर्ड होना चाहिए, अपवर्ड से डाउनवर्ड होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट से लीस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन पे होना चाहिए, और रिवर्स ऑर्डर ऑफ द क्योर पे होना चाहिए। जहां पर ट्यूमर जैसी कंडीशंस आ रही हैं, अल्सरेशन वाली कंडीशन आ रही है, तो हमें उसे एज अ डिजीज नहीं, उसे डिजीज के प्रोडक्ट की तरह ठीक करना है। कॉज पर हमें वर्क करना है मेनली। और जो डिजीज होती है वो जब हमने वाइटल फोर्स को रीस्टोर कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली सारे साइन एंड सिम्टम्स रिमूव हो जाएंगे और हर डिजीज कंडीशन से पेशेंट क्योर हो जाएगा। सो इस चैप्टर में इतना ही था। हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। सो स्टे ट्यून। बाय बाय।